आज हम इस व्याख्यान में आज्ञे द्वारा रचित शरणदाता कहानी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज्ञे के परिचय पर प्रकाश डालते हैं। और देखो बेटा, 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, इसलिए शरणदाता कहानी की कम से कम 3 या 4 वीडियोज़ होंगी। उनको तुम कंटिन्यू देख लेना। मैं 1 2 3 4 इस तरीके से उन वीडियो को डाल दूँगी। तो सच्चिदानंद का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन आज्ञे। कई बार उनसे यही पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आज्ञे का पूरा नाम क्या है। तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन आज्ञे का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 1911 में हुआ। मूलतः उनके पिता पंजाब के थे। पुरातत्व विभाग में से सेवारत होने के कारण उनके पिता हीरानंद शास्त्री को देश के विभिन्न भागों में घूमना पड़ता था, इसलिए आज्ञे को भी विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ा। उनकी उच्च शिक्षा मद्रास और लाहौर में हुई। BSc करने के बाद वे लाहौर में अंग्रेजी में MA कर रहे थे कि क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और सक्रिय क्रांतिकारी हो गए। 1930 ईस्वी में पकड़े गए और उन्होंने 4 साल जेल में ही बिताए। 2 साल नज़रबंद भी रहे। इसके बाद उन्होंने अनेक तरह के कार्य किए। उनकी मृत्यु 1987 में दिल्ली में हुई। आगे विचित्र मेधा और दुर्लभ प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि विधाओं में उच्च कोटि और युग परिवर्तनकारी रचनाएं दी। उन्होंने अनेक कृतियों के अनुवाद किए। तार सप्तक का संपादन कर प्रयोगवाद का सूत्रपात किया और दूसरी, तीसरा, चौथा तार सप्तक भी संपादित किया। सदा नीरा 2 भागों में है। इनकी कविताओं का संकलन है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी उपन्यास हिंदी उपन्यास साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्होंने प्रतीक, नया प्रतीक, दिनमान आदि का भी संपादन किया है। उन्होंने लगभग 66 कहानियाँ लिखी है, जो छोड़ा हुआ रास्ता तथा लौटती पगडंडियाँ संकलनों में संकलित है। उनकी कहानियाँ संवेदना और शिल्प की दृष्टि से बहुत कलात्मक और सार्थक है। उन्होंने अपनी कहानियों में क्रांतिकारी जीवन के, जेल जीवन के, सैनिक जीवन के, देश विभाजन के, प्रेम के अनुभवों को अभिव्यक्त किया है। आज्ञे ने विभिन्न शैलियों में, परिष्कृत भाषा में, नए प्रतीकों, बिंबों के प्रयोग के साथ कहानियाँ लिखी। उनकी रोज ग्रेगरीन कहानी का हिंदी कथा साहित्य में ऐतिहासिक महत्व है कि उनकी जो रोज कहानी है वह हिंदी कथा साहित्य में अन्यतम महत्व रखती है। और जो हम इस वीडियो में शरणदाता कहानी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में शरणदाता कहानी उनकी लगी हुई है। शरणदाता आज्ञे की भारत पाक विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। अर्थात जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इन सब की अभिव्यंजना इस कहानी के अंतर्गत लेखक ने की है। कहानी बड़ी मार्मिकता से आत्मीयता और मित्रता जैसे मूल्यों के क्षय को, त्रासदी को सांप्रदायिकता के संदर्भ में देखती है। अर्थात वो जो क्षय था, जो त्रासदी थी, लोग किस प्रकार उससे परेशान हुए थे, इन सभी का चित्रण इसमें किया गया है। देवेंद्र लाल और रफ़ीकुद्दीन अनन्य मित्र है और ये कहानी के प्रमुख पात्र भी है। भारत विभाजन के समय रफ़ीकुद्दीन देवेंद्र को भारत नहीं जाने देता और उसकी रक्षा का वायदा करता है। रफ़ीकुद्दीन भरसक देवेंद्र की रक्षा करता है। पहले उसे अपने घर पर रखता है, फिर अपने विश्वसनीय व्यक्ति शेख अताउल्लाह के मकान में एक कोठरी में रखते हैं। देवेंद्र लाल को सब कुछ कोठरी में ही करना
होता है वहीं उनके लिए खाना आ जाता है। देवेंद्र का साथी एक बिलार है जिसे वह अपना झूठा खाना खिला देता है। देवेंद्र लाल को इतना आभास जरूर हो जाता है कि शेख अत्ताउल्लाह के घर में जेबुन्निसा नाम की एक लड़की है। एक रोज़ देवेंद्र लाल का खाना आता है तो उसे रोटियों के बीच एक कागज़ मिलता है जिस पर लिखा है कि पहले किसी कुत्ते को खिलाकर खाना खाया जाए। देवेंद्र लाल पहले बिलार को खिलाता है, थोड़ी देर में बिलार मर जाता है। देवेंद्र लाल जीवन का जोखिम उठाकर उस घर से निकलकर जैसे तैसे भारत आ जाता है क्योंकि शेख की कोठरी में उसे मृत्यु ही मिलनी थी। देवेंद्र लाल ने रेडियो दिल्ली से अपनी पहुंच की सूचना प्रसारित कराई जिससे कुछ दिन बाद उसे जेबुन्निसा की एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि मनुष्य होने के नाते वह भी किसी बेबस की ऐसे ही रक्षा करे जैसे जेबू ने देवेंद्र लाल की थी। कहानी मूल्य के ध्वंस के साथ मानवीयता के जीवित रहने का उद्घोष करती है कि हमारे अंदर जो मानवता है वह कभी भी नष्ट नहीं होनी चाहिए और मानवता तो हमारे हृदय में हमेशा ही बनी रहनी चाहिए। इसी का उल्लेख इस कहानी के अंतर्गत लेखक ने किया है। शरणदाता। देखो हम कहानी पढ़ते हैं। कहानी की जो समरी है मैंने तुम्हें बतला ही दी। अब कहानी का जो वाचन है एक वीडियो में नहीं होगा, कम से कम 2 या 3 वीडियो इसकी बनेगी, इसलिए दोनों सारी वीडियो को कंटिन्यू देखना। यह कभी हो ही नहीं सकता। देवेंद्र जी रफ़ीकुद्दीन वकील की वाणी में आग्रह था। चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा का भाव था। उन्होंने फिर दोहराया, यह कभी नहीं हो सकता देवेंद्र जी। अर्थात जो रफ़ीकुद्दीन है वह देवेंद्र लाल को वहीं रोकना चाहता है। देवेंद्र लाल ने उनके इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए पर अपनी लाचारी बताते हुए कहा, सब तो चले गए, आपसे मुझे कोई डर नहीं बल्कि आपका तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ पड़ जाती है तब फिजा हो कुछ और हो जाता है। हर कोई किसी को सूहे की नज़र से देखता है और खामखा दुश्मन हो जाता है। भारत पाक विभाजन के समय हजारों लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत भाग आए थे। वहाँ पर कट्टर सांप्रदायिकता के कारण हिंदुओं को लूटा और मारा जा रहा था। देवेंद्र लाल लाहौर में अकेला रह गया था। वह भी भारत आना चाहता था परंतु उनका जो घनिष्ठ मित्र था जिसका नाम था रफ़ीकुद्दीन, उन्होंने उसे वहीं रोकना चाहा। इसी प्रसंग को इस कहानी में वर्णित किया है। व्याख्या की दृष्टि से पैराग्राफ मोस्ट भी है। सब तो चले गए, सब तो चले गए, आपसे मुझे कोई डर नहीं है। तो वो कहते हैं कि लाहौर में कुछ दिन और रुक जाने का रफ़ीकुद्दीन उनसे आग्रह करता है, पर वहाँ चल रहे कट्टर क्रूर सांप्रदायिक तनाव को देखकर देवेंद्र लाल उनसे कहते हैं कि आपका कहना सही है और आपसे मुझे कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन मैं अकेला कैसे रहूँगा। आप जानते हैं कि जब एक बार सांप्रदायिक हिंसा का भय लोगों पर छा जाता है, सांप्रदायिकता छा जाती है तो चारों ओर भय का वातावरण हो जाता है, भगदड़ मच जाती है। ऐसी परिस्थिति होने पर हर कोई किसी को संदेह की नज़र से देखता है और चाहे किसी का कोई दुश्मन ना हो, लेकिन व्यर्थ में एक दूसरे को दुश्मनी की दृष्टि से हम देखने लगते हैं। इस देवेंद्र लाल कहने लगा कि आप तो इस मोहल्ले के मुखिया और अग्रणी व्यक्ति हैं, आप मोहल्ले वालों से मेरी रक्षा कर सकते हैं, परंतु दूसरे मोहल्ले से आने वाले लोगों से आप मेरी रक्षा कैसे करेंगे। आप तो मोहल्ले से सरबराह हैं, अर्थात मोहल्ले में रहने वाले हैं, पर बाहर से आने वाले का क्या ठिकाना है, लेकिन बाहर से जो आएगा उनसे आप मेरी रक्षा कैसे करेंगे। आप तो देख ही रहे कैसी कैसी वारदातें यहाँ हो रही है।
रफ़ीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, नहीं साहब, हमारी नाक कट जाएगी। कोई बात है भला कि आप घरबार छोड़कर अपनी शहर में पनाह गर्जी हो जाए। हम तो आपको जाने न देंगे बल्कि ज़बरदस्ती रोक लेंगे। मैं तो इसे मेजॉरिटी का फ़र्ज मानता हूँ कि माइनॉरिटी की हिफाज़त करे, ठीक है, कि उनकी रक्षा करे, उन्हें घर छोड़ छाड़ कर भागने न दे। हम पड़ोसी की हिफाज़त न कर सके तो मुल्क की हिफाज़त क्या खाक करेंगे। अर्थात हम एक पड़ोसी की रक्षा नहीं कर सके, हम पड़ोसी को ही एक निर्भय वातावरण न दे सके तो हम इस देश के लिए क्या करेंगे। ऐसा रफ़ीकुद्दीन उनसे कहता है। और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बात ही क्या, पंजाब में ही कई हिंदू थी जहाँ उनकी बहुतायत है, ऐसी ही सोच और क्या कर रहे होंगे। आप न जाइए, आपकी हिफाज़त की जिम्मेदारी मेरे सिर पर है। अर्थात मैं आपकी रक्षा करूँगा, लेकिन आप इस शहर को छोड़ करके अपने मुल्क मत जाओ। देवेंद्र लाल के पड़ोस के हिंदू परिवार धीरे धीरे एक एक करके खिसक गए थे। होता यह कि दोपहर शाम जब कभी साक्षात होता, देवेंद्र लाल पूछते, कहो लाला जी, क्या सलाई बनाई आपने? और वह उत्तर देते कि सलाह क्या बनाई, यहीं रह रहे हैं, देखी जाएगी। और शाम को अगले दिन सवेरे देवेंद्र लाल देखते कि वे चुपचाप ज़रूरी सामान लेकर खिसक गए, कोई लाहौर से बाहर, कोई लाहौर में हिंदुओं के मोहल्ले में। और अंत में यह परिस्थिति आ गई थी कि अब उनके दाहिनी ओर 4 मकान खाली छोड़कर एक मुसलमान गुजर का अहाता पड़ता था, जिसमें एक और गुजर की बहसे, दूसरी ओर कई छोटे मोटे मुसलमान कारीगर रहते थे। बाईं ओर भी देवेंद्र और रफ़ीकुद्दीन के मकानों के बीच में मकान खाली थे और रफ़ीकुद्दीन के मकान के बाद मोजंग का अड्डा पड़ता था, जिसके बाद तो विशुद्ध मुसलमान बस्ती थी। देवेंद्र लाल और रफ़ीकुद्दीन में पुरानी दोस्ती थी और एक एक आदमी के जाने पर उनमें चर्चा होती थी। अंत में जब एक दिन देवेंद्र लाल ने बताया कि वह भी चले जाने की बात पर विचार कर रहे हैं, तब रफ़ीकुद्दीन को धक्का लगा और उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, देवेंद्र लाल, आप भी। रफ़ीकुद्दीन का आश्वासन पाकर देवेंद्र लाल रह गए और यह तय हुआ कि अगर खुदा न करे कोई खतरे की बात हुई तो रफ़ीकुद्दीन उन्हें अपने खबर कर देंगे और हिफाज़त का इंतज़ाम कर देंगे, चाहे जैसे हो। देवेंद्र लाल की स्त्री तो कुछ दिन पहले ही जालंधर मायके गई हुई थी। उसे लिख दिया गया कि अभी न आए, वहीं रह गए देवेंद्र लाल और उसका पहाड़िया नौकर सत्तू, ये दोनों यहाँ रह गए थे। किंतु व्यवस्था बहुत दिन न चली। चौथे ही दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा कि सत्तू भाग गया, मतलब उनका जो नौकर था वह भी भाग निकला। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी, धोने को बर्तन उठा रहे थे कि रफ़ीकुद्दीन ने आकर खबर दी, सारे शहर में मार काट हो रही है और थोड़ी देर में मोजंग में भी हत्यारों के गिरोह बंद कर निकलेंगे। कहीं जाने का समय नहीं है। देवेंद्र लाल, अपना ज़रूरी और कीमती सामान ले लें और उनके साथ उनके घर चले। यह बला टल जाए तो फिर लौट आएंगे। अर्थात वह उन्हें कीमती सामान लेकर अपने घर ले जाने के लिए उनसे आग्रह करता है। मैं अगली वीडियो में पढ़ूँगी।